एपिसोड स्टार्ट होता है। वूरी कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आज तुम स्कूल भी नहीं आए थे। फिर कुछ वक्त पहले यानी कि सुबह का वक्त देखते हैं। वूरी बहुत ज्यादा खुश होकर स्कूल आई थी और सोच रही थी पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन अगले ही सीन में जब वो कैफेटेरिया में बैठी थी तो उसका मूड बहुत खराब था क्योंकि आज रायजुन स्कूल नहीं आया था। उसने उसको बहुत बार फोन करने की भी कोशिश करी लेकिन रायजुन फोन नहीं उठा रहा था। वूरी सोचती है कि क्या हो गया, कल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे लगा था कि शायद लंच टाइम तक वो आ जाएगा। तभी हानबिन उससे कहता है क्या हो गया वूरी। वूरी कहती है वो दरअसल आज रायजुन एब्सेंट है, मैं उससे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। हानबिन कहता है कि वूरी पहले तुम आराम से अपना खाना खा लो। अगर ये रायजुन की बात है तो फिर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी वो काफी फैमिली मैटर्स की वजह से एब्सेंट रहता था। अगर वो एब्सेंट हो जाता है तो उसकी फैमिली इस बारे में बाद में बता देती है। और इसके अलावा रायजुन तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है। वूरी कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं लेकिन मुझे बस इसलिए फिक्र हो रही थी क्योंकि वो हमारे स्कूल का स्टूडेंट है। हानबिन कहता है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा मतलब अगर तुम सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए फिक्रमंद होगी तो क्लास के बाकी बच्चे भी नाराज हो जाएंगे। बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने प्रेजेंट में जो है उस पर फोकस करो। वूरी सोचने लगती है सीनियर सही कह रहे हैं। लेकिन फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वूरी उसी सीक्रेट जगह पर आ गई थी और सोचती है कि मुझे लास्ट टाइम खबर ले लेनी चाहिए और ये बात कंफर्म करनी चाहिए कि अगली बार मैं उसकी परवाह नहीं करूंगी। अगर वो यहाँ पर होगा तो कोई बात नहीं है लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी उससे कोई आवाज लगाता है और कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। वूरी उसको देखकर सोचती है कि ये तो रायजुन की गर्लफ्रेंड है और जीहो उसको देखकर सोच रही थी कि ये तो वही टीचर है। वूरी सोचती है क्या इस लड़की को रायजुन के बारे में पता होगा कि वो कहाँ पर है। फिर वो जीहो से कहती है तुम यहाँ पर यही देखने के लिए आई हो ना कि रायजुन यहाँ पर है या नहीं। जीहो सोचती है क्या इसे रायजुन के सीक्रेट प्लेस के बारे में पता है। फिर वो वूरी से कहती है कि आप रायजुन को क्यों ढूंढ रही हैं। वूरी कहती है क्योंकि वो एब्सेंट है और मैं उससे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे बता देना। वूरी अपने मन में सोचती है चलो मेरा काम तो हो गया। अभी जीहो चिल्ला कर कहती है जरा 1 मिनट रुक जाइए टीचर, यहाँ पर रायजुन को ढूंढने के लिए आई थी है ना, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप उसे अब यहाँ पर ढूंढने के लिए ना आए क्योंकि ये रायजुन का सीक्रेट प्लेस है। कोई भी यहाँ पर आता है तो रायजुन को अच्छा नहीं लगता। वूरी के जाने के बाद जीहो बैठी सोच रही थी उस टीचर को बिल्कुल भी नहीं पता है कि रायजुन के लिए ये जगह कितनी मायने रखती है क्योंकि अगर उसे ये बात पता होती तो वो यहाँ पर आने की गलती ना करती। लेकिन आखिरकार रायजुन ने किसी और को ये जगह क्यों पता लगने दी। वो मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा है। ज्यादातर जब मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती तो वो मुझे यहाँ पर मिल जाता है। अरे यार आखिरकार वो कहाँ चला गया, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। आखिर वो है कहाँ पर और आखिर वो क्या कर रहा है। नेक्स्ट सीन में रायजुन को देखते हैं जो अपना सामान लेकर रोड के किनारे बैठा था और कहता है अरे यार दर्द हो रहा है, लगता है आज वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी, मुझे यहाँ तक पहुँचने में भी काफी ज्यादा मुश्किल हुई है। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर कहता है ओए निकम्मे तुम यहाँ पर बैठे हो, सब लोग स्कूल आ गए और तुम यहाँ पर आराम फरमा रहे हो। लेकिन उसकी बात को सुनकर रायजुन अपना मुंह छुपाने लगता है। फिर वो लड़का जीसंग कहता है मुझे लगा था कि तुमने अपना आर्ट स्कूल छोड़ दिया लेकिन तुमने तो अपना घर भी छोड़ दिया और तुम मुझे ग्रीट भी नहीं कर रहे। रायजुन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ लेकिन तुम तो अभी भी एक छोटी परी की तरह दिखते हो। रायजुन ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि जीसंग की हाइट बहुत छोटी थी। वो रायजुन को मारते हुए कहता है कि मैं छोटा नहीं हूँ बल्कि तुम लंबे हो। रायजुन कहता है लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जीसंग कहता है मैं एकेडमी आया था और तुम बताओ तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे। रायजुन कहता है माफ करना दरअसल मेरी बैटरी खत्म हो गई थी। जीसंग कहता है तो फिर बैटरी चार्ज करने के बजाय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं समझ गया तुमने फिर से घर छोड़ दिया ना, तुम सच में निकलने के लिए बहुत बेताब रहते हो। क्या इस बार तुम्हारी माँ ने सच में तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। फिर रायजुन याद करता है उसकी माँ उस पर चिल्लाते हुए कह रही थी क्या तुम्हारी ही बचकानी वाली हरकतें फिर से शुरू हो गयी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ पागल हो जाए। अगर तुम इस तरह से बर्ताव करने वाले हो तो स्कूल को भूल जाओ, चलो साथ में मर जाते हैं। और प्रेजेंट में जीसंग कहता है जरा अपना मास्क उतारो। लगता है इस बार वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा थी क्योंकि वो इतना ज्यादा सीरियसली तो नहीं मारती। रायजुन कहता है मेरे पैर में चोट लगी हुई है और मेरी मॉम का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। जीसंग कहता है कि तुम्हें जब तक ये झेलना पड़ेगा जब तक कि तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता। तुमने फिर से मुसीबत मोड़ ले ली है तो इस बार तुम ये संभाल नहीं पाओगे। रायजुन कहता है
तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है ना? जीसंग कहता है कि मुझसे दूर रहो, तुम मेरे घर पर नहीं सो सकते क्योंकि मेरा दूसरा भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और सबसे छोटा वाला काफी ज्यादा बीमार है। रायजुन कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ? जीसंग कहता है तो फिर मेरे अलावा कौन सी भरोसेमंद जगह है तुम्हारे लिए? रायजुन वूरी की तरफ देखकर कहता है तुमने कहा भरोसेमंद जगह, ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ और हाँ जीहो को मेरे चेहरे के बारे में मत बताना। और वो सोचने लगता है कि अगर सच में वो इस बार मुझे सपोर्ट करेगी जैसा कि वो कह रही थी तो फिर मैं भी इस बात का फायदा उठाऊंगा। फिर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं वूरी कहती है तो तुम तब से मेरा पीछा कर रहे हो? रायजुन कहता है तुम ऐसा कह रही हो तो ये अजीब बात लग रही है क्योंकि मैं तो तुम्हें कब से बुला रहा था लेकिन तुम सुनी नहीं रही थी। और देखते हैं वूरी इसलिए नहीं सुन रही थी क्योंकि उसने अपने कानों में एयरपॉड्स लगा कर रखे थे। फिर वूरी जीहो की बात याद करने लगती है। जीहो ने कहा था कि ये रायजुन की सीक्रेट प्लेस है, उसे अच्छा नहीं लगता अगर कोई यहाँ पर आता है। वो रायजुन से कहती है तुमने कहा तुम्हें घर से निकाल दिया गया है इसलिए तुम यहाँ पर मेरी मदद मांगने के लिए आए हो। रायजुन कहता है सही कहा, मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और मैं किसी बड़े को भी नहीं जानता। वूरी कहती है ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ? रायजुन कहता है सबसे पहली बात मेरे फेस में दर्द हो रहा है, क्या मैं तुम्हारे घर में आकर थोड़ी दवाइयाँ लगा सकता हूँ? वूरी सोचती है क्या इसे मेरे घर में आना है, क्या इसे होश भी है? ये चाहता है कि इसके पर्सनल स्पेस में कोई नहीं आए और ये मेरे घर में आने की बात कर रहा है, किस तरह की बकवास है ये? लेकिन इसे चोट लगी हुई है और मैं ऐसा नहीं दिखा सकती कि मुझे नहीं पता। फिर वो रायजुन को आने की इजाजत दे देती है। रायजुन तुरंत घर में घुस जाता है। वूरी सोचती है सबसे पहले मैं इसको दवाई दे दूंगी, उसके बाद इसे वापस भेज दूंगी। रायजुन कहता है क्या मैं अपना बैग यहाँ पर रख सकता हूँ? वूरी कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। रायजुन सोचता है स्कूल के बाहर वाले उसके ट्रू सेल्फ को जानना ठीक रहेगा। बर्तन तो काफी ऑर्गेनाइज रखे हुए हैं लेकिन बुक काफी बिखरी रखी है, अगर उसके पास छुपाने के लिए कुछ होता तो ये अवॉइड करना काफी मुश्किल होता। फिर वूरी उसके लिए ऑइंटमेंट लेकर आती है और कहती है तुमने किसी से लड़ाई तो नहीं करी है? रायजुन कहता है नहीं, मेरी मॉम ने मुझे मारा है और यही वजह है कि मैं अपने घर नहीं जाना चाहता। सोचने लगता है अगर मैं ये कहूँगा तो ये मेरी मॉम को डिफेंड करेगी और शायद उसके बाद मुझे घर बेचने के लिए कहेगी। अगर वो मॉम की साइड लेती है तो नतीजा यही होगा। वूरी कहती है क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे फेस पर मारा? ये तो बहुत ज्यादा भयानक बात है। और वो सोचने लगती है मुझे लगा था कि इसकी मॉम को अपने बेटे की बहुत ज्यादा परवाह है, शायद से मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। वो रायजुन से कहती है क्या उन्होंने सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर मारा, क्या वो तुम्हें पहले से ऐसे ट्रीट करती हैं? रायजुन उसका हाथ छुड़ाता हुआ कहता है रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? और वूरी सोचने लगती है ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि दवाई से ठीक हो जाए, मुझे लगता है इस वक्त इसे घर वापस भेजना ज्यादा खतरनाक होगा। फिर वो रायजुन से कहती है क्या वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि तुम डांस छोड़ने के लिए कह रहे हो? तुमने आखिर ऐसी बात क्यों कही जिसका तुम्हारा कहने का इरादा नहीं था? रायजुन कहता है किसने कहा मेरा ये कहने का इरादा नहीं था, मैं ये बात कल भी तुमसे कह चुका हूँ। वूरी सोचने लगती है क्या ये किसी तरह का मेरा टेस्ट है? रायजुन से कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम जो चाहो कर सकते हो। और वो सोचने लगती है मैंने तो ये गलत फहमी दूर करने के लिए कहा था लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। रायजुन सोचता है कि वो अभी यही सोच रही होगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और वूरी सोच रही थी मुझे क्या कहना चाहिए कि ऐसा लगे कि मैं इसे अभी भी सपोर्ट कर रही हूँ। फिर वो रायजुन से कहती है अगर तुम इस सब को छोड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम डांस को इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आ रही बल्कि बाहरी परिस्थितियों के कारण, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। मैं तुम्हें ये कहानी अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, मुझे ये बताने में थोड़ी शर्म आ रही है लेकिन मैंने भी अपने सपने से एक बार गिव अप कर दिया है। वो मन में सोचने लगती है एक वक्त ऐसा था जब मैं शिद्दत के साथ नॉवेलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अगर मैं प्राइज जीत गई तो वो इस बारे में सोचेंगी, लेकिन मुझे कोई प्राइज नहीं मिला था और मेरी माँ ने कहा देखा मैंने तो ऐसा ही कहा था, अगर तुम इम्पॉसिबल चीज को पकड़ी रहोगी तो तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। और वूरी सोचती है एक टीचर बनने के बाद मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि रायजुन इतना टैलेंटेड है जिसे जीनियस कहा जा सकता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो अपने सपने से गिव अप कर दे। मैं अभी इसे यहीं पर रुकने के लिए कह देती हूँ कि मैं इस बारे में स्कूल में जाकर सोचूंगी। हालांकि सीनियर ने कहा था कि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इसके अलावा मैं उसकी होमरूम टीचर हूँ। फिर वो रायजुन से कहती है अगर तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम यहीं पर सो सकते हो, मैं बाहर जा रही हूँ। तभी रायजुन उसका
हाथ पकड़ लेता और कहता है तुम कहाँ जा रही हो, ये तो तुम्हारा ही घर है, तो तुम इस वक्त कहाँ पर जाओगी। मैं यहाँ पर इस इरादे से नहीं आया था क्योंकि मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता था टीचर। वूरी कहती है अरे तुम खुद पर जोर ना दो, बस रिलैक्स करो। रायजुन वूरी की बात को याद करता है और अपने मन में कहता है मैं तुमसे ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता था, मुझे लगा था कि तुम कहोगी ये सब बकवास है, जाकर अपनी मॉम की बात सुनो। फिर वो वूरी से कहता है कि अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो तो ये अच्छी बात है क्योंकि तुम मेरी होमरूम टीचर हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वूरी कहती है मैं इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं बस सोच रही थी तुम कंफर्टेबल हो जाओ, मैं किसी गेस्ट हाउस में रुक जाऊंगी। तभी उसका फोन बजने लगता है, उसके फोन पर हानबिन का कॉल आ रहा था। वूरी कहती है कि वो इस वक्त मुझे कॉल कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ होगा। और रायजुन उसका हाथ और तेज पकड़ लेता है। वूरी कहती है ठीक है मैं समझ गई, मैं कहीं पर नहीं जा रही। फिर वो हानबिन से बात करने के लिए रूम के अंदर चली जाती है और रायजुन अपने हाथ की तरफ देखकर सोच रहा था सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि ये आखिरी मौका होगा या नहीं। वूरी कॉल उठाती है तो हानबिन कहता है कि रायजुन ने अपना घर छोड़ दिया है। वूरी कहती है वो दरअसल उसने अपना घर नहीं छोड़ा है और वो उसको बताने जा रही थी, लेकिन तभी सोचने लगती है अगर सब लोग कह रहे उसने घर छोड़ दिया इसका मतलब सब लोग उसे ढूंढ रहे होंगे, अगर मैंने बता दिया कि वो यहाँ पर है तो। फिर हानबिन कहने लगता है दरअसल ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है क्योंकि रायजुन अक्सर ही अपने घर को छोड़ता रहता है। वैसे कल तुम्हें मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, बस तुम फॉर्मेलिटी के तौर पर उसे अटेंड कर सकती हो। तभी वूरी कहने लगती है दरअसल मैंने रायजुन से पहले कांटेक्ट कर लिया है, वो कल स्कूल आ जाएगा। हानबिन कहता है क्या तुमने उससे बात कर ली, तो इस बारे में कल स्टूडेंट काउंसिल में रिपोर्ट कर देना। फिर फोन कट जाता है और वूरी सोचने लगती है जिस तरह से उसने मेरी कलाई पकड़ी थी मैं उसकी बेबसी को समझ सकती हूँ। हालांकि जब मैंने कहा था मैं जा रही हूँ तो उसने मुझे रोक लिया था, ऐसा हो सकता है कि अब वो मुझसे थोड़ा घुल मिल गया है। दूसरी तरफ रायजुन को जीहो के मैसेज आ रहे थे लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता और वूरी से कहता है तो तुमने झूठ बोला टीचर। वूरी कहती है किसने कहा मैंने झूठ बोला, वो पूरी तरह से झूठ थोड़ी ना था। फिर वो उसे पानी देते हुए कहती है तो तुम पढ़ाई जारी रखने वाले हो है ना। तभी रायजुन कहता है क्या तुम उस सीनियर को डेट कर रही हो, और ये बात सुनते ही वूरी के मुंह से पानी निकल जाता है। वो हिचकिचाते हुए कहती क्या तुम कह रहे हो मैं उसे डेट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बस कलीग्स हैं। रायजुन कहता है मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि मुझे लगा तुम दोनों ज्यादा ही क्लोज लग रहे थे। वूरी उसे टॉवल देते हुए कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं भी तुम्हारी तरह कहीं गुम हो गई थी और उस वक्त टीचर हानबिन ने मेरी बहुत मदद करी थी। टीचर हानबिन ऐसे भरोसेमंद इंसान है जिन पर तुम निर्भर हो सकते हो। रायजुन सोचता है ये वन साइडेड लव फील हो रहा है, ओल्ड फैशन और बोरिंग। फिर वो वूरी से कहता है क्या ऐसे इंसान से झूठ बोलना ठीक है जिस पर तुम भरोसा करते हो। वूरी कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कहीं तुम मुसीबत में ना फंस जाओ। और रायजुन सोचता है मुझे लगता है इतना काफी है क्योंकि आधा रास्ता तय हो चुका है। फिर वूरी ब्लैंकेट लेकर आती है और कहती है यहाँ पर सिर्फ एक बेड है इसलिए तुम सोफे पर सो सकते हो, मुझे माफ कर देना वो तुम्हारे लिए थोड़ा छोटा हो जाएगा। रायजुन कहता है कि हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया टीचर। वूरी कहती है अरे इसमें कोई खास बात नहीं, वैसे भी कम्बल गर्मियों के लिए है। और वो सोचने लगती है मुझे लगता है मैं इसे थोड़ा और जान गई हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में रायजुन की मॉम को देखते हैं जो घर वापस आती है और सोचती है मुझे लगा था कि मैं घर वापस आकर ऐसा दिखाऊंगी कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम मेरी लिमिट्स को बार बार पुश करे जा रहे हो। देखते हैं कमरे में से छुपकर कोई रायजुन की मॉम की फोटो क्लिक करता है और किसी को वो फोटो भेजकर कहता है इस बार ये बिल्कुल भी मजाक नहीं लग रहा, बेहतर रहेगा कि तुम शांत रहो। फिर अगली सुबह का वक्त देखते हैं वूरी आराम से सो रही थी और उसका अलार्म बजे जा रहा था। तभी वो फटाक से उठती है, उसे रियलाइज होता है इस बार घर में रायजुन भी है और सोचने लगती है कि कल मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फिक्र के मारे सो नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं तो घोड़े बेचकर सो गई। अगर वो अभी तक उठा नहीं होगा तो बेहतर रहेगा कि मैं जाकर उसे उठा दूं। वो जैसे ही बाहर निकलती है धड़ाम से मुंह के बल गिरती है। रायजुन कहता है कि तुम उठ गई, अलार्म काफी देर से बज रहा था। वूरी कहती है कि ये बताओ तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। रायजुन कहता है मैं तो बस स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। वूरी कहती है लेकिन तुम्हारे पैर में तो चोट
चोट लगी है? रायजुन कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। वूरी सोचती है क्या ये मुझे सॉरी नहीं बोलने वाला? वैसे ये तो कह रहा था कि डांस से गिव अप करने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है स्ट्रेचिंग करना इसकी आदत बन गई है। क्या ये हर रोज ऐसा करता होगा जब से छोटा होगा तब से? आखिर वो डांस से गिव अप क्यों कर रहा है? 12th ग्रेड के कारण या फिर अपनी चोट के कारण? लेकिन पैर में जो चोट लगी है वो इतनी भी ज्यादा सीरियस नहीं है। तभी रायजुन कहता है देखो सूरज पूरी तरह से निकल आया। सोचती है शायद अगर मैं इसे थोड़ा और जान जाऊंगी तो शायद मुझे रीजन पता चल जाए। तभी रायजुन कहता है कि अलार्म 4 बार बज चुका था, क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? तभी वूरी को रियलाइज होता है, वो कहती है अरे हाँ मैं जा रही हूँ। और रायजुन सोचता है क्या ये हर रोज ऐसा करती होगी। रायजुन का फोन देखते हैं उसने किसी को मैसेज कर कर कहा था कि मुझे अपार्टमेंट की जरूरत है और इस बारे में मॉम को मत बताना। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वूरी मीटिंग में बैठी हुई थी और सोच रही थी उसकी वजह से मुझे बस लेट ही हो गया था क्योंकि वो लंगड़ा कर चल रहा था और उसे मुझे खींच कर लाना पड़ा। प्रिंसिपल कहती है कि टीचर की वजह से आज रायजुन स्कूल आ गया, मुझे बहुत बड़ी फिक्र से राहत मिल गई। सोचती है क्या सब लोग ऐसा सोचते हैं कि वो बस घर से भाग गया? क्या किसी को भी उसके डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में नहीं पता? प्रिंसिपल कहती है शायद तुम फीमेल टीचर हो इसलिए तुम जल्दी बच्चों से घुल मिल जाती हो। वूरी सोचती है मुझे समझ नहीं आ रहा ये तारीफ थी या फिर कुछ और। वाइस प्रिंसिपल कहती है कि लकली आज उसके फादर ने कॉल करा था इसलिए रायजुन के घर से भागने वाली बात थी वो भी सुलझ गई। वूरी सोचती है यानी कि रायजुन की मॉम सिंगल नहीं है। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है और वूरी हानबिन से कहती है उसके फादर भी हैं। तभी हानबिन उसे चुप करा देता और कहता है धीमे बोलो क्योंकि इस बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। ये बात अगर रिवील हो गई तो ये स्कूल की बदनामी हो जाएगी। उसकी फैमिली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और यही वजह है कि वो गलत चीजें करता रहता है और घर से भागता रहता है। लेकिन देखो अच्छी बात है कि कल उसने तुम्हें कांटेक्ट कर लिया था। ये बताओ कि तुम दोनों आखिर इतने करीब कैसे आ गए? खैर कोई बात नहीं, किसी स्टूडेंट को अच्छे से जानना अच्छी बात होती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना किसी पर भरोसा करना या किसी के क्लोज आना दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी टीचर्स को तकलीफ में देखा है जब उन्होंने ये सोचा कि वो अपने स्टूडेंट के करीब है। फिर नेक्स्ट सीन में जीहो और रायजुन को देखते हैं जो उसी सीक्रेट प्लेस पर थे और जीहो कहती है मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेज भेजे थे लेकिन तुमने बदले में बस ये कहा कि बाद में बात करते हैं। रायजुन कहता है तो बताओ क्या बात थी? वूरी कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी? रायजुन कहता है कि अब मैं अडल्ट हूँ इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। खैर तुमने भी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें मैसेज नहीं करता। तभी जीहो उसका मास्क उतारती है और कहती है तुमने मास्क क्यों पहन रखा है? क्या तुम अपना चेहरा भी नहीं दिखाओगे? लेकिन वो देखकर हैरान होती है कि रायजुन के फेस पर चोट लगी थी। रायजुन कहता है कि मुझे इसी बात का डर था इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, चलो अब मेरा मास्क वापस करो। तभी जीहो गुस्से से जाने लगती है लेकिन रायजुन उसे रोक लेता है। जीहो कहती है कि हमें तुम्हारी माँ की रिपोर्ट करनी चाहिए, ऐसी चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रायजुन कहता है स्कूल इस बारे में जानता है लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह की बेवकूफ इंसान तो नहीं थी। जीहो कहती है तो मैं क्या करूँ? क्या मैं इसी तरह से बैठी रहूं? तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए। रायजुन कहता है शांत हो जाओ वरना तुम्हें दोबारा से चक्कर आने लगेंगे। मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी है इसलिए गुस्सा मत करो, वैसे भी मैंने भी कुछ सोच रखा है। जीहो कहती है क्या मतलब कि कुछ सोच रखा है? तभी रायजुन मुस्कुराने लगता है और जीहो को उठाते हुए कहता है जो हमारी टेम्पररी टीचर है मैं उसको यहाँ पर बुलाने वाला हूँ। जीहो कहती है कि तुम उसे हमारी सीक्रेट जगह पर क्यों बुला रहे हो? रायजुन कहता है क्या मतलब हमारी सीक्रेट जगह? तुम्हें भी मैंने यहाँ पर परमिशन देकर बुलाया है और वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ एक और इंसान को बुला रहा हूँ। और जीहो सोचने लगती है कि वो भी उस टीचर को, और मैंने सुबह देखा था कि रायजुन उसी के साथ स्कूल आया था और आजकल रायजुन काफी ज्यादा अजीब बर्ताव भी कर रहा है। और रायजुन कहता है वैसे मैं बड़ा लकी हूँ क्योंकि सरप्राइजिंग की बात है कि सीढ़ियों के ऊपर वाला कमरा खाली था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं रायजुन जीसंग से मिलने आया था। कहता है अगर जीहो पूछे तो उसे बता देना कि मैं पिछली रात तुम्हारे घर में सोया था। वैसे ये बताओ तुम उड़ती हुई चीजों को क्यों ड्रॉ करते रहते हो? जीसंग कहता है तुम तो उड़ते हुए डांस करते हो ना, तुम्हें तो इस बारे में पता होना चाहिए। खैर मुझे नहीं लगता कि जीहो मुझसे पूछेगी। रायजुन कहता है कि जीहो बस थोड़ी सी शर्मीली है। जीसंग के कान लाल हो जाते हैं। वो कहता है कि उसे इतनी भी शर्माने की जरूरत नहीं। खैर ये बताओ कि तुम
पिछली रात कहाँ पर सोए थे। और रायजुन अपनी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहता है मैं तो एक लड़की के घर पर सोया था। ये सुनकर तो जीसंग की बड़ी सी आँख खुल जाती है। रायजुन कहता है अरे अरे मैं मजाक कर रहा था। जीसंग कहता है क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो, सच बताओ कहाँ पर सोए थे तुम। रायजुन कहता है ये तो एक सीक्रेट है। ये कहकर वो भाग जाता है। जीसंग कहता है क्या तुम मुझसे सीक्रेट रखोगे, क्या तुम सच में मरना चाहते हो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं हानबिन ने वूरी को लिफ्ट दी थी, इसलिए वूरी उसकी कार में बैठी थी। घबराते हुए कहती है आपको मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं थी। वैसे हानबिन कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उसी रास्ते से जा रहा था। वूरी सोच रही थी जब भी मैं इस सीट पर बैठती हूँ तब मैं सरप्राइज हो जाती हूँ, क्योंकि ये वो सीट है जहाँ पर मैं बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकती। सीनियर के हाथों पर अभी भी उस अंगूठी का निशान है। तभी हानबिन कहता है क्या तुम दोबारा अपने बालों को फिर से नहीं पड़ा करोगी, अरे बाल तो हमेशा से लंबे थे, तुमने अचानक से उन्हें कटवा क्यों लिया। ये सुनकर वूरी सैड हो जाती है और सोचती है आपको क्या लगता है मैंने बाल क्यों बढ़ाए और क्यों कटवाए। और वो हानबिन से बहाना बनाकर कहते दरअसल उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल था। सीनियर जब हम लोग पहली बार मिले थे तब तो मेरे बाल छोटे ही थे, क्या आपको याद नहीं। हानबिन कहता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था शायद वो ओरिएंटेशन मीटिंग थी है ना। और वूरी सोचने लगती है मैं सीनियर से जब मिली थी जब मैं 20 साल की थी, वो मेरी यूनिवर्सिटी की शुरुआत थी। इतने सारे अजनबी लोगों के साथ बैठकर मैंने पहली बार बियर को पिया था। तभी एक लड़की कहती है ये बताओ कि तुमने ये कपड़े कहाँ से खरीदे। दूसरी लड़की उसका मुंह बंद करके कहती है चुप हो जाओ, क्या पूछ रही हो। पहली लड़की कहती है माफ करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी, मैं बस क्यूरियस हो रही थी। वूरी कहती है कोई बात नहीं, मेरी मॉम ने मेरे लिए खरीदे तो मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से खरीदे। अभी दोनों पागलों की तरह हंसते हुए कहते हैं सच में तुम्हारी मॉम का टेस्ट तो काफी अच्छा है, ये तुम पर सूट करा है। वूरी को थोड़ी एम्बेरसमेंट महसूस होती है, इसलिए वो दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी उसकी नजरें हानबिन से मिल जाती हैं। वो सोचने लगती है सच कहूँ तो उस वक्त मैं सीनियर को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जिस पल हमारी आंखें मिली वो याद मेरे दिमाग में बस गई। लेकिन मुझे ये पता चला कि सीनियर की एक बहुत लंबे समय से गर्लफ्रेंड थी और ज्यादा वक्त नहीं लगा जब मैं अपने पहले बॉयफ्रेंड से मिली। हानबिन का दोस्त उसे चिढ़ाता हुआ कहता है अरे यार मुझे भी तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाओ जरा देखो तो मेरी होने वाली भाभी कैसी दिखती है। वूरी सोचने लगती है कि जब मुझे उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला उस वक्त मुझे कुछ महसूस हुआ, लेकिन मैं उस फीलिंग को समझ नहीं पाई। लेकिन फिर मेरी मुलाकात सीनियर की गर्लफ्रेंड से हुई और मेरी उनसे जान पहचान हो गई। फिर देखते हैं हानबिन से एक लड़की मिलकर जा रही थी। फिर से वही दोस्त आकर कहता है ओए क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, मुझे लगा था कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, वो तो तुम्हारी उम्र की लग रही है। और वूरी सोचने लगती है कि मैंने उसे बस पीछे से देखा था, लेकिन उसके उड़ते हुए बालों से मैं अपनी नजरों को नहीं हटा पाई। मेरा रिलेशनशिप सिर्फ एक सेमेस्टर तक चला था, लेकिन सीनियर के साथ ऐसा नहीं था। मेरे 4th ईयर में सीनियर को टीचर का लाइसेंस मिल गया था और मैंने उनकी शादी की खबर सुनी। हालांकि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था कि आजकल तो 30 उम्र के बाद शादी करना कॉमन हो गया है। मुझे लगा क्या वो ऐसी औरत है जिससे सीनियर बहुत प्यार करते हैं। फिर प्रेजेंट टाइम में वो हानबिन से कहती है मैंने अपने बालों को तब कटवाया था जब आप शादी की तैयारी कर रहे थे। हानबिन कहता है कि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा बिजी था कि किसी को अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाया। वूरी कहती है लेकिन मैं आपकी शादी की न्यूज डायरेक्टली आपसे सुनना चाहती थी। हानबिन कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था, स्पेशली तुम्हें। खैर अंत में तो सब कुछ बेकार ही निकला। और वूरी सोचने लगती है सीनियर की शादी से ज्यादा उनकी डिवोर्स की खबर शॉकिंग थी। मैं तो इस बात के बीच में रह गई थी, इस बात से खुश हूँ या फिर उदास। मैं सोच रही हूँ इन दोनों का आखिर डिवोर्स क्यों हुआ होगा जिससे सीनियर इतने सालों से डेट कर रहे थे। फिर वूरी अपने घर के बाहर पहुँच जाती है और हानबिन कहता है कि ये बताओ कि तुम मुझे अपने घर में कब इनवाइट करने वाली हो। वूरी कहती है दरअसल मैं अभी भी घर को सेट कर रही हूँ, ये बताइए इस हफ्ते कैसा रहेगा, क्या इस हफ्ते आपके पास टाइम है। वो सोचने लगती है मैंने सोचा था मैं आपको पहले इनवाइट करूंगी, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई कि रायजुन पहले आ गया। हानबिन कहता है अच्छा ठीक है, वीकेंड का टाइम सही रहेगा। और वूरी सोचने लगती है कि ये सिचुएशन कितनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे थोड़ा बहुत आपकी गर्लफ्रेंड की तरह महसूस हो रहा है। फिर वो घर आ जाती है, तभी उससे फ्लोर पर डेंट पड़ा दिखता है। वो सोचने लगती है ये क्या हो गया, ये डेंट कब पड़ा। तभी उसे याद आता है कि वो किस तरह मुंह के बल गिरी थी और वो सोचती है कि अरे नहीं, मुझे कुछ ही वक्त हुआ यहाँ पर आए। वैसे मैं ये सोच रही हूँ क्या रायजुन घर पहुँच गया होगा, क्या वो ठीक होगा।
लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये ऊपर इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है। तभी कोई उसके डोर की बेल को बजाता है, कहता है कि मैं आज ही आपके अपस्टेयर वाले रूम में शिफ्ट हुआ हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करने आया हूँ। पूरी सोचती है मुझे नहीं पता था कि शिफ्ट होने के तुरंत बाद कोई खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है वहाँ से एक बैग अंदर आता है। बैग देने वाला कहता है माफ कर दीजिएगा कि मूव होने की वजह से काफी शोर हो रहा है। वूरी कहती है अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। फिर वो देखती है कि वहाँ पर रायजुन था जो उससे कहता है चलिए पड़ोसी होने के नाते अच्छे से रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो रायजुन को देखती है अपना दरवाजा बंद कर लेती है। वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है, उसे समझ ही नहीं आता उसने अभी ये क्या देख लिया।